हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अव्यान आईएएस एकेडमी। मैं हूं साइकोलॉजी फैकल्टी देवोलीना चौधरी और आज के क्लास में हम पिछले जो टॉपिक कवर कर रहे थे दैट इज़ कार्ल यूंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, उसको ही हम पूरा एंड तक करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट सम पोर्शंस ऑफ कार्ल यूंग्स पर्सनालिटी थ्योरी दैट वाज बेसिकली अबाउट द एटीट्यूड्स एंड फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी दैट ही एक्सप्लेन्ड and how it gives different 8 types of personality according to Carl Jung। वो भी हमने पढ़े थे और कैसे कैसे फंक्शंस अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं स्पेक्ट्रम में, और उसका कौन सा सुपीरियर फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है, कौन सा इन्फीरियर फंक्शन है, वो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम जो देखेंगे बेसिकली लेट्स टुडे बिगिन दिस क्लास विद अ वेरी फेमस कोट ऑफ कार्ल यूंग कि उन्होंने क्या कहा था कि आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम बट आई एम नॉट व्हाट हैपन्स टू मी। मेरे साथ जो हो रहा है, मतलब माई फेट, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा फेट है, मेरा भाग्य है कि ये सब नेगेटिव चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। लेकिन कार्ल यूंग ने कहा था कि नहीं, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ, व्हाट आई एम चूजिंग इन माई लाइफ, दैट इज़ मेकिंग मी एज ए इंडिविजुअल, ओके, एंड व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग टुडे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट कि जो हो रहा है मेरे साथ आई एम नॉट दैट। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट। और कुछ और इंफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि कार्ल यूंग basically as I said yesterday, he was a Swiss psychoanalyst and he was initially the member of Vienna Psychoanalytic Society, and as I mentioned earlier in the earlier video that Carl Jung was a great follower of Sigmund Freud. They worked in association for a brief period of time. So जब फ्रॉइड ने अपना इंटरनेशनल साइकोएनालिटिक एसोसिएशन डेवलप किया तो उसमें ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉइड फर्स्ट रिक्वेस्टेड कार्ल यूंग टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1910। ओके, उसके बाद क्या हुआ, कुछ कॉन्फ्रेंस में जाके कार्ल यूंग फ्रॉइड के ओपनली क्रिटिसिज्म कर दिए। फिर उन दोनों का जो आइडियोलॉजी था उसमें अंतर आ गया एंड दे सेपरेटेड। ओके, सो द मेन थिंग दैट आई जस्ट डिस्कस्ड yesterday that according to Freud most of our personality is being shaped by the past and childhood experiences. Carl Jung also agreed with that। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये ठीक है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, दैट डेफिनेटली शेप्स आवर पर्सनालिटी। बट एट द सेम टाइम उन्होंने और एक चीज़ ऐड किया कि हमारे जो फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑल्सो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। कैसे कि हमारे फ्यूचर मतलब क्या है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे गोल्स, दैट ऑल्सो शेप द पर्सन दैट वी बिकम। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो जैसे जैसे हम और कार्ल यूंग के और कुछ थ्योरीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ जो बेसिक डिफरेंसेस है उनका फ्रॉइड के साथ, उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कार्ल यूंग डिवाइडेड ह्यूमन साइकी। When he explained human psyche, he divided human psyche into two parts. Okay. One is conscious and one is unconscious. ये जो unconscious है उसको फर्दर उन्होंने दो हिस्से में बांटा, that is personal unconscious and collective unconscious। ठीक है, सो पहले वन थिंग जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रॉइड ने कहा था हमारे जो लिबिडो है,
ठीक है, उस लिबिडो इज बेसिकली द सोर्स ऑफ मतलब लिबिडो जो है दैट बेसिकली द सोर्स ऑफ ऑल सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल एनर्जी, ओके, जो हमारे जो ऑल बिहेवियर्स है उसको मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन यूंग ने कहा कि नहीं, लिबिडो इज बेसिकली अ जनरल साइकिक एनर्जी, जनरल मेंटल एनर्जी, इट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और सेक्सुअल डिजायर्स, and it helps us to work spiritually, to work intellectually, to work creatively, ठीक है। this is the basic difference in the idea of libido of Freud and Carl Jung। and एक तो मैंने ऑलरेडी कहा कि Freud focused on only childhood and past experiences trauma in the development of personality, where Carl Jung focused on both past experiences and our future aspiration, goals and expectation. Both of this shapes our personality. Okay, so basically अगर हम देखें ये जो साइकी है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, ये तीन जो हिस्सा है, कॉन्शियसनेस, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये तीन हिस्से में साइकी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो ये जो साइकी है बेसिकली पहले कॉन्शियस क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट फ्रॉइड आल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट कॉन्शियसनेस, कि एट अ पॉइंट राइट नाउ वॉट एवर द मेमोरीज, द थॉट्स, द आइडियाज, द इमोशंस, द फीलिंग्स दैट वी आर अवेयर ऑफ, दैट इज बेसिकली our consciousness, okay, that is our conscious experience। so उन्होंने कहा कि कार्ल यूंग ने कहा कि हमारे कॉन्शियसनेस के सेंटर में क्या रहता है, हमारे कॉन्शियसनेस के सेंटर में रहता है ईगो। सो ईगो इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ईगो इज कॉन्शियसनेस, ईगो इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ओके। ईगो वर्क्स एज ए गेट कीपर, कि हमारे जो अनकॉन्शियसनेस में जो भी मेमोरीज है, थॉट्स है, बिहेवियर है, वो कौन सा कॉन्शियसनेस में आएगा या नहीं आएगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हमारे कॉन्शियसनेस में आएगा या उसको हम इग्नोर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, रिप्रेस कर देंगे, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय दिस ईगो। सो ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। बट उन्होंने और एक चीज़ कहा कि उन्होंने अनकॉन्शियस, नाउ कमिंग टू द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को उन्होंने दो हिस्से में बांटा और उन्होंने कहा कि पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। नाउ फर्स्ट कमिंग टू द पर्सनल अनकॉन्शियस, फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस था, फ्रॉइड साइकी को कैसे डिवाइड किए थे, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियसनेस का जो आइडिया था दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस कार्ल यूंग्स आइडिया ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस, ओके। सो यहाँ पे और भी एक चीज़ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टू पार्ट्स, और भी एक चीज़ बोल देते हैं कि ये साइकी का जो ये तीन पार्ट है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, ये खाली तीन सेपरेट पार्ट ही नहीं है, दिस थ्री पार्ट्स और दिस थ्री सबसिस्टम्स ऑफ ह्यूमन साइकी, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे आर वेरी डायनामिक, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है एंड वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे कि साइकी यहाँ पे, जैसे कि कॉन्शियसनेस पर्सनल अनकॉन्शियसनेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, पर्सनल अनकॉन्शियस कलेक्टिव के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फिर ये जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। एंड सो बेसिकली दिस इज द वे इट इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम, दे आर ऑल इंटरैक्टिंग with one another and they are changing, that is why they are dynamic in nature, ये भी आपको याद रखना है। सो नाउ कमिंग टू द पर्सनल अनकॉन्शियस, जैसे मैंने कहा दिस इज द कॉन्शियस अनकॉन्शियस दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय फ्रॉइड। सो पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या है, दिस इज ऑल द मेमोरीज, द डिजायर्स, द मोटिव्स, the thoughts, the ideas, okay, and the feelings. So what are basically repressed, what are basically forgotten, and those memories are related to that individual only। वो इंडिविजुअल जैसे मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उसका, छोटे से जैसे वो बड़े हो रहे हैं,
तो उनका जो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसका जो भी मेमोरी है, उसका थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ जो भी है, सो उसका जो रिप्रेस्ड फॉरगॉटन जो पार्ट है, रिप्रेस्ड जो पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली are there within the personal unconscious and those are the elements or materials of personal unconscious. ठीक है. So personal unconscious में उन्होंने और एक टर्म का मेंशन किया, that is complex. So complex is nothing but a complex is nothing but a subsystem of personality or a sub-part of personal unconscious. सो वॉट एवर कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका जो इमोशन है, आइडियाज़ है, थॉट्स है, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सपोज कोई आदमी का पर्टिकुलर कुछ चीज़ से लेके, कोई इंडिविजुअल से लेके या कोई इवेंट से लेके बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, और वो उसका जो कॉन्शियस बिहेवियर है उसको बहुत मोटिवेट करता रहता है. ठीक है, लेकिन वो खुद अवेयर नहीं रहता है. मे बी दूसरों को नज़र में आए उसका वो बिहेवियर, लेकिन वो खुद जो ये बिहेवियर कर रहा है, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट बिहेवियर. सो दैट इज़ हाउ his personal unconscious is motivating his conscious behavior or influencing his conscious behavior. So this is basically the complex. Now coming to the most important contribution of Carl Jung and the most original concept of Carl Jung, that is collective unconscious. ठीक है. So ये जो personal unconscious है उसका जो elements है, वो elements भी to some extent that was influenced by some deep rooted other elements. ठीक है, वो deep rooted other elements आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में मिलते हैं. ठीक है. सो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है? जब यूंग ने व्हेन यूंग वाज डीलिंग विथ हिज पेशेंट्स, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे टाइम पेशेंट्स के ड्रीम में, पेशेंट्स के फैंटेसी में जो थीम आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वो बहुत सिमिलर है. ठीक है. और यूंग ने और एक चीज़ किया कि यूंग नॉट ओनली स्टडीड द इंडिविजुअल, ही ऑल्सो स्टडीड द mythology, different mythologies, different religions, mainly the western religion, but different religion का भी उन्होंने स्टडी किया. और स्टडी करके देखा कि जो माइथोलॉजिकल जो थीम है, रिलीजियस जो सिंबल है, उसमें भी बहुत सारे सिमिलरिटी है. तो क्यों ये सिमिलरिटी है, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया कि जैसे कि डार्विन का जो थ्योरी है कि हमारे जो इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग के जो इवोल्यूशन का जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशन होते होते बहुत सारी कुछ हो गया जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हमको मतलब जन्म होने के बाद अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है. कि जैसे कि ऑटोमेटिक हमारे हाथ में कोई गर्मी लगे तो मतलब बहुत ज़्यादा हीट लगे, शार्प हीट लगे तो हम हाथ हटा लेंगे. ठीक है. हमारे अगर आँख में जोर से लाइट गिरे तो हम आई ब्लिंक करेंगे, मतलब पलक झपक लेंगे. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स, दोज आर मेनली रिफ्लेक्स एक्शन और समथिंग दैट यू डोंट हैव टू लर्न. ओके, दोज आर इनबॉर्न. सो ये इनबॉर्न क्वालिटीज़ कैसे आए? जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होते गए, सो वैसे वैसे ये कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रिंटेड होते गए उसके अंदर. ठीक है. सिमिलरली कार्ल यूंग ने कहा जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ वैसे उनके साइकी में भी, मतलब उसके साइकी में भी, उसके माइंड में भी कुछ इनेट और इम्प्रिंटेड और इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस. मतलब जैसे कि बहुत एकदम हिस्ट्री के एकदम प्रिमिटिव युग से, प्रिमिटिव टाइम से मैन वुमन सब एक साथ रहते रहते उसका जो एक्सपीरियंस है, एज ए एक्सपीरियंस उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो माइंड में एकदम इम्प्रिंटेड हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि द फियर ऑफ डार्क, द फियर ऑफ स्नेक्स, द फियर ऑफ स्पाइडर. ये आप कहीं पे भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे चले जाओ, दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स इन आवर पर्सनालिटी. ठीक है. सो दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स. क्यों कॉमन है? क्योंकि दिस फियर
अगर ये फियर रहता है, इसका भी एक वो है, मतलब व्हाट शुड आई से, इफ आई हैव फियर दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फर्दर डेंजर। हम मेरे अंदर अगर किसी चीज़ को लेके फियर है, तभी ना मैं डेंजर के लिए अलर्ट रहूँगी, डेंजर को मैं एसेस कर पाऊँगी, then only I can protect myself. Okay, is I am alert about something dangerous. So that is the collective unconscious according to Carl Jung, that it has some universal theme that is similar in different cultures across different religion symbols. ये उन्होंने बार बार फोकस किया, ठीक है। जैसे फिर ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसका भी एक सब सिस्टम उन्होंने बताया। जैसे पर्सनल अनकॉन्शियस का एलिमेंट्स उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स, इसके जो सब सिस्टम है या एलिमेंट है उसको उन्होंने मेंशन किया एज आर्कीटाइप्स, ठीक है। तो ये आर्कीटाइप क्या है? आर्कीटाइप इज वेरी मच रिलेटेड टू द वर्ड आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है जो बहुत पुराना है, जो बहुत ओरिजिनल है, जो ट्रेडिशनल है, उसको हम बोलते हैं आर्काइक, ठीक है। सो ये कुछ आर्कीटाइप है दैट इज अगेन द मेमोरी ट्रेसेस, द मेंटल पैटर्न्स that is evolved as a result of long term of long time man and woman coexistence। जैसे कि what should I say, मैन एंड वुमेन बहुत प्रिमिटिव टाइम से वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट बाधाओं को एक साथ पार कर रहा है, फेस कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट उसका कुछ मेंटल पैटर्न, मेमोरी स्ट्रेसेस बनता गया, जो एज ए आर्कीटाइप स्टोर होता गया अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, ठीक है। तो ये आर्कीटाइप उन्होंने बहुत सारे बताए, लेकिन देयर आर बेसिकली 4 आर्कीटाइप्स जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। तो ये 4 आर्कीटाइप्स क्या है वो हम देख लेंगे। सो आर्कीटाइप्स में उन्होंने 4 टाइप बेसिकली 4 आर्कीटाइप्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। नंबर 1 इज पर्सोना, number 2 is anima and animus, number 3 is shadow, number 4 is self, ठीक है। सो ये क्या है? This is applicable, this archetypes are applicable for all individual across the entire universe, ठीक है। So ये क्या है? persona is basically the outer self, जो हम दूसरों को दिखाते हैं। It is not the real self, real self हम छुपाते हैं, और जो मतलब बाहर के अप्रूवल के लिए जो हम दूसरों के सामने है, ठीक है, बनते हैं जो हम दूसरों के सामने, that is the persona। पर्सोना इज बेसिकली द मास्क दैट वी आर वेयरिंग, ओके। जैसे कि कोई सोशल रोल हम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ड्यूटीज़ के लिए पर्टिकुलर कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, बट मे बी एज ए पर्सन आई एम नॉट सिमिलर टू दैट रोल। मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो रोल हमको प्ले करना पड़ रहा है, मे बी दैट इज़ नॉट इक्वल, but we are doing that role, so that is basically we are playing that role in a society. So society makes us do such things, so that is basically the persona according to Carl Jung, and that is applicable all over the world, okay। ये anima and animus क्या है? ये anima and animus basically the mirror reflection of one's biological sex। जैसे कि anima is basically feminine characteristics in the psyche of male. Similarly, animus is the masculine characteristics in the psyche of female, ठीक है। सो कार्ल यूंग का कहना था कि जैसे आई एम रिपीटिंग के
एकदम प्रिमिटिव टाइम से मैन एंड वुमन वो एक साथ रह रहे हैं, एंड एक साथ रहते रहते दे हैव शेयर्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक दूसरे के वो शेयर करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इन जनरल हम बोलते हैं कि becoming tough and toughness is a masculine character, and being caring is a feminine characteristics. But according to Carl Jung, एक साथ रहते रहते there are sometimes the female psyche shows such masculine characteristics of toughness. Similarly, the male psyche shows the feminine characteristics of being caring. ओके, सो ये हो गया बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस, जो एक दूसरे के मतलब मेल एंड फीमेल जो एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं इन देयर कलेक्टिव साइकी, दैट इज बेसिकली एनिमा एंड एनिमस। बट ये जो हमारे मॉडर्न जनरेशन है या हमारे जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में सोसाइटी डिमांड्स कि बीइंग अ मेल यू हैव टू शो ऑल द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, being a female you have to show all this feminine characteristics. So being a female, if you show some masculine characteristics, that is not approved by the society. So and similar for the males also. So according to Carl Jung, that hampers an individual's journey to fully develop their own personality. ये जो individuation है, like to become a full personality, to become a complete human being, उसके जो जर्नी है उसको उसको वो हैम्पर होते हैं, उसको उसमें बाधा आते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल डिमांड्स। सोसाइटी हम लोगों को हम जैसे है लाइक एज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऐसे हमको एक्सप्रेस करने नहीं देते हैं, ठीक है। Now coming to shadow, the concept of shadow, this archetype is very similar to the concept of id that was given by Freud. So id basically works, as we all know, id is basically work on the pleasure principle, and id is the source of all creative and destructive activities. Okay. So it is basically the animal part of a human being. It is basically the animal characteristics of all human being. Okay, so that is basically shadow. And now coming to the self archetype. Self is basically, here self means the real self. Okay, जो ये persona में जो हम real self छुपाते हैं, तो एक इंडिविजुअल के जो जर्नी है टुवर्ड्स द सेल्फ फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स अचीविंग द अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। जैसे हम बहुत सारे भगवद गीता में भी देखे, तो और भी दूसरे बुद्धिज़्म में भी देखे, उनमें एक मेन क्वेश्चन होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी इन दिस यूनिवर्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। उसको समझना, वो जर्नी को कंप्लीट करना टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्यों जन्म हुआ है। सो दैट इज बेसिकली द सेल्फ आर्कीटाइप दैट कार्ल यूंग मेंशन्ड. So it is very much similar to the concept of self-actualization that was given by Maslow, and also that was mentioned by Carl Roger. So these are the main concepts of Carl Jung's theory of personality. ठीक है. Now coming back to the criticism. Okay. Criticism is basically this theory could not stand as a very scientific approach to the explanation of human personality. Okay, बहुत सारे ने कहा कि this is very mystical in nature. ठीक है, this is very mystical in nature. This is not very scientific. कि यहाँ पे जो भी बातें किया गया है उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया है. सो दैट इज़ वाई बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो ऑब्वियसली ऑब्सोलेट हो गया.
लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है इन फर्दर जनरेटिंग फर्दर आइडियाज इन द रिसर्च इन द realm of human psychology, human personality psychology, so or human personality, that is very important. Okay, so इसका जो contribution था, like Carl Jung was the only person who basically in order to explore human personality, he also studied different religion, he also studied different culture. ठीक है, उस टाइम पे that was very unique. Mainly people focused on individual and their problems. Okay, so Carl Jung का most important contribution is this collective unconscious, that you have to remember. So this is mostly the all important points that we have covered in these two videos. So obviously go through this two videos, the previous video and this video, to get an idea of the important concepts of Carl Jung. So I hope you have liked this video, you have understood video. So if you understood the concepts, then do like, share, and if you have any doubts, if you have any further queries, then you can always mention that in the comment section. So in next videos I'll come with some other personality theory. So tab tak ke liye stay safe and bye bye.